10th क्लास। जय सर। इससे पहले हम लोग पॉलिटी के 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं मेरे भाई। यस सर। आज ये 5वां चैप्टर है। यस सर। चलिए कैसे भी खींच के खत्म कर ही देंगे इसको। यस सर। आइए, इस अध्याय में, इस किताब के एक दूसरे अध्याय में आपने कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में मेरे भाई? कांग्रेस प्रणाली के उद्भव। मतलब कांग्रेस प्रणाली बनी कैसे, क्या था, कहानी क्या थी, हेन तेन ताम जहां, मतलब जो भी आपने पढ़ा अभी तक, ठीक है ना। कांग्रेस प्रणाली का कैसे क्या सीन चला था, क्या क्या चला था। तो इस किताब के दूसरे अध्याय में आपने कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में पढ़ा होगा। इस प्रणाली ने 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली। 1960 में पहली बार ऐसा था कांग्रेस किसी ने चुनौती दी, ठीक है ना। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी। ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किलें आ रही थी। विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज्यादा ताकतवर था। कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी, क्योंकि अब यह पार्टी अपने अंदर विभिन्नता को एक साथ थामकर नहीं चल पा रही थी। इस अध्याय में हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहां पर दूसरे अध्याय में छोड़ी थी, ताकि हम समझ सके नेहरू के बाद राजनीति ने क्या करवट ली, विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव ने कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसे चुनौती दी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह नई चुनौतियों से उभरी और कैसे नई नीतियों तथा विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली में पुनर्वापसी। आजादी के बाद शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव का चिन्ह दो बैल, सॉरी मार्कर चेंज कर। आजादी के शुरुआत में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी था। यह प्रसिद्ध कार्टून में कांग्रेस के भीतर आए बदलाव को दर्शाया गया। कार्टून में दिखाया गया कि आजादी के 22 वर्ष गुजरते गुजरते कांग्रेस किस कदर फूटकर शिकार हो गई। चैप्टर का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। बड़ा टफ था कांग्रेस के लिए यह समय। दो दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ के जा चुके थे, ठीक है ना। आइए समझने का प्रयास करते हैं। 1964 के मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। वे पिछले साल एक से भी ज्यादा समय से बीमार चल रहे थे। हाँ, इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारियों के बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। लेकिन भारत जैसे स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश का क्या हो। भारत के बाहर बहुत से लोगों का संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम रह पाएगा या नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था। आशंका थी कि बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीति उत्तराधिकारी का सवाल लोकतंत्र के ढल से हल नहीं कर पाएगा। असफल होने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर जाएगी, जैसे पाकिस्तान में हुआ था। इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह थे कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयां आन पड़ी हैं। नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाया गया नहीं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि जैसे सवाल अभी अनउलझे थे। संभव था कि इन सभी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती और खुद देश बिखर जाता। नेहरू के बाद शास्त्री। नेहरू के बाद उत्तराधिकारी का सवाल इतना आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए थे और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर होते गए थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत
निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफा वे रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिए। एक लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। रेल दुर्घटना हो गई, उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। एक थे हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब, सेंट्रल पेपर लीक करा दिया नीट का, इस्तीफा का नाम निशान नहीं है। एक वैष्णव जी है, रेल मंत्री। मार ट्रेन पटरी से उतर रही है, मार ट्रेन पटरी से उतर रही है, एक बार भी चूक नहीं निकल रही है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी संस्था को बनाना या कभी किसी नियम को लागू करना या उसको मतलब एक तरीके से किसी संस्थान को कारगर मतलब काम में लेके आना, ये बड़ी बात नहीं होती। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दो, मार्केट में आ गए, जैसे एक विद्यालय यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी में आपने 500 करोड़ रुपया लगा दिए, यूनिवर्सिटी खुल गई। 500 करोड़ में यूनिवर्सिटी खोलने के बाद उसमें जो लगातार खर्चा आएगा ना, वो सही टाइम पे सैंक्शन होना चाहिए। स्कूल खोलना अपने आप में बड़ी बात नहीं है, स्कूल टाइम टाइम पे मरम्मत होता रहे, स्कूल की टाइम टाइम पे जांच होती रहे, ये जरूरी है। आज प्राइवेट स्कूल में एक बेंच टूट जाता है, अगले दिन बेंच को रिप्लेस कर दिया जाता है। आज यहाँ एक चेयर टूट जाती है तो चेयर को अगले दिन रिप्लेस कर दिया जाता है। क्या ये काम सरकारी संस्थान में नहीं हो सकता? आज सड़क टूट रही है तो अगले दिन सड़क रिप्लेस हो जानी चाहिए वहां पे। क्या इस बात का पता परिवहन मंत्रालय को नहीं चलता होगा? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को पता चलता होगा, काहे नहीं हो रही वो रिप्लेस? एक ऐसा गांव जहां बिजली नहीं जा रही है, वहां हर घर बैटरी लगवा करके सोलर ऊर्जा की सुविधा दे दी तुम लोगों ने। चलो ठीक है, दे दी, लेकिन उस बैटरी को चेंज करने वाला भी तो कोई चाहिए। 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो बैटरी खराब होगी, तब उस गांव में लाइट कैसे आएगी? जो केबल टूट रही है, वो जो केबल आज आप लगा रहे हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके, वो कभी ना कभी टूटेगी भी तो। समझ में आ रहा है ना? गवर्नमेंट कभी किसी काम को करने में पीछे नहीं रहती, करती भी है वो, लेकिन जो उसमें टूट फूट हो रही है, जो उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उसको टाइम टू टाइम सही होते रहे। आज वॉशरूम का दरवाजा अगर हल्का सा टूटा हुआ है और उसका पेस्ट टाइट कर दिया जाए तो शायद वो साल 1.5 साल और चल जाए, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा अगर टूटा हुआ है और उसको नहीं ठीक किया जा रहा है, शायद वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन में टूट जाए। जो गेट 2 साल तक चलने वाला था, किसी कारणवश केवल 6 महीने चल पाया। इसका मतलब समय समय पर मरम्मत की भी आवश्यकता है, केवल बनाने में बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ ये है कि अब जैसे रेल दुर्घटना जो हो रही है अभी इस टाइम में, नीट का पेपर लीक हो रहा है, 80 से ज्यादा पेपर 10 साल में लीक हो गए, 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। अब लोगों कह रहे हैं कि इसके पहले पेपर लीक नहीं होता था। इससे पहले पेपर लीक होता, जिस कारण से लीक होता था उसको ठीक करो ना। यहां बैठा है नीट वाला, समझ में आ रहा है ना? यहां बैठे धर्मेंद्र प्रधान साहब, यहां बैठी है गवर्नमेंट, यहां बैठा टेलीग्राम। इन दोनों ने मिल करके ना तो नीट माफिया को कुछ बोला, ना इनको कुछ बोला, उठा टेलीग्राम को पटक दिए। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? अरे मेरे भाई, 4 लोग बैठे हो तो चारों में से मेन फोकस तो नीट के पेपर पे होना चाहिए और माफिया पे होना चाहिए। तुम टेलीग्रामों को झटक पटक दी, दोनों हमारे टेलीग्रामों खत्म हो गया। यहाँ क्या बेचारा टेलीग्राम फिर पीटे आ गया, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था उसका। समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब ये बात, अब अब दिक्कत इस बात का है ना, अभी ये जो टेलीग्राम बैन हुआ है, एयरफोर्स आई है पेपर करवाने के लिए। अब ये बात जब गांव के पिता को पता चलती है ना, तो गांव के पिता को लगता है, अच्छा गवर्नमेंट ने एयरफोर्स मंगवा दिया, टेलीग्राम पे पेपर दिक्कत, तो टेलीग्राम बैन कर दिया जब तक पेपर में दिक्कत हो रही है। क्या बात है, गजब की गवर्नमेंट है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि टेलीग्राम पे ये दिक्कत आई कहाँ है। एयरफोर्स को पेपर कराने की नौबत सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर रही है, ये दिक्कत आई क्यों? ऐसी कहां दिक्कत हो रही है तुमको नीचे लेवल पे जो तुमको एयरफोर्स बुलानी पड़ रही है पेपर कराने के लिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सारी चीजें मतलब इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ठीक है, ठीक है ना?
उस टाइम के नेता पद से इस्तीफा दे रहे थे, आज के नेता ढीठ बने बैठे हुए हैं। शास्त्री 1964 से 66 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, बड़ा कम समय तक, ठीक है ना। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इस छोटी सी अवधि में देश को दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था, साथ ही मानसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा, ठीक है ना। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, जिसने दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प का पता चलता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री जी बड़े कम दिनों तक रहे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था, आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे। किसमें 10 जनवरी लिखा? पता नहीं भाई, पुराना नया डाटा का सीन हो गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। शास्त्री के बाद इंदिरा, प्रधानमंत्री का पद फिर से खाली हो गया। पहले नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, अब इंदिरा गांधी। शास्त्री की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बंबई प्रांत के मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वे मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गुजरे वक्त में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रह चुकी थी। शास्त्री ने मंत्रिमंडल में उन्हें सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला था। इस दफा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं की जा सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 अधिक सांसदों ने अपना मत दिया। नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा, प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में खास अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देश के लिए तो इंदिरा गांधी उन्हीं पर निर्भर रहेंगी, कहीं और थोड़ी जाएंगी। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति भी और खराब हो गई थी। इससे इंदिरा की कठिनाइयां ज्यादा बढ़ गई। इन कठिनाइयों को मद्देनजर उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और नेतृत्व कौशल दिखाने की कोशिश की। चौथा आम चुनाव 1967, यहाँ कांग्रेस को बहुत बेहतरीन तरीके से हमें मुंह खानी पड़ी, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। यहाँ बाकी पार्टियों ने गठबंधन किया था और कांग्रेस को लपेट लिया था। यहाँ किसी को बैठने में दिक्कत हो रही हो पीछे, तो चेयर निकाल लो अंदर से। अगर यहाँ बैठने में दिक्कत हो तो अंदर से चेयर निकाल लीजिए, या फिर स्टील टेबल वगैरह ले लीजिए। आइए, भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में 1967 के साल में को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना गया। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 के बाद देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति पर गहरा बदलाव आया। चुनाव का संदर्भ, चौथे आम चुनाव के आने के तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। तो प्रधानमंत्री को जल्दी जल्दी देहावसान होकर नए प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए अभी पूरे साल का अरसा भी नहीं गुजरा था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीतिक के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा
के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की सफलता, व्यापक सूखा, खेती में की पैदावार गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही सैन्य खर्च में भारी बढ़ोतरी हुई थी। नियोजन और आर्थिक विकास संसाधनों को मद में लगाना पड़ा। इन भारी बातों से देश के आर्थिक स्थिति विकट हो गई। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में से एक था रुपए का अवमूल्यन, मतलब रुपए की वैल्यू डॉलर की अपेक्षा और कम होना। माना गया कि रुपए का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया था। पहले वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 5 रुपये थी, जो अब बढ़कर 7 रुपये हो गई। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना न कि जनता की बदहाली की अभिव्यक्ति। इससे लोगों की नाराजगी बढ़ी और जन विरोध ने ज्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। जब भी जनता गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, तो गवर्नमेंट को जनता की बातों को सुनना चाहिए, ना कि जबरदस्ती उसकी बातों को दबाने का प्रयास करना चाहिए। इससे भीड़ और उग्र होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रांस की क्रांति जब हुई थी और फ्रांस के लोगों ने कहा था कि हमको रोटी दो, जब वो घेराव कर लिए थे, तब अंदर से आवाज आई थी कि मारो इनको। बाहर जो खड़ा था वो किसान था, मजदूर था, मिडिल क्लास फैमिली भी था, और जो सेना उसको मारने आई थी ना, वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करती थी। नेपाल में भी यही हुआ। जिस सेना को आप पब्लिक को मारने के लिए भेजे थे ना, वो सेना उसी पब्लिक के घर से आई थी, और उसको भी पता था कि ये गलत हो रहा है। और जब भी सेना पब्लिक के साथ मिलेगी, जीवन में दुख आना तय है। इसलिए गवर्नमेंट को अगर विरोध हो रहा है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करके फिर आगे का निर्णय लेना चाहिए। चर्चा अपने यहाँ बैठे नेताओं से ना करके ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो पढ़ लिख कर पार्लियामेंट में गए, या जो विकास के कार्यक्रम में आपके नोट्स बना रहे हैं। सीधा सीधा हम बोले तो नोट्स ही बना रहे हैं वो आपके, ठीक है ना, एक लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन सलाह भी किससे ली जाए? अब ये वो बिहार के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमको बिहार सरकार पर गर्व है कि उन्होंने हमको स्वास्थ्य मंत्री बनाया, जबकि स्वास्थ्य मंत्री गांजा फूंक। समझ में आ रहा है ना? आप पढ़ लिख कर केवल नीट का पेपर देके डॉक्टर बन सकते, एमबीबीएस कर सकते हैं, लेकिन आप अनपढ़ रख के नेता बन के फ्री में आप हेल्थ मिनिस्टर बन सकते हैं। ये बिहार की राजनीति दर्शाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर साम्यवादियों के समूह ने मार्क्सवाद लेनिनवाद कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। सशस्त्र कृषि विद्रोह का नेतृत्व किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विद्रोह को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आजादी के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। आजादी के बाद की बात है ये, जबकि आजादी तक भी ठीक ठाक लेवल के दंगे हो चुके थे, लेकिन ये तगड़ा वाला सांप्रदायिक दंगा था। ठीक है ना? आइए इसी में हम लोग कहानी पढ़ते हैं, चुनाव कथा राजस्थान के एक गांव की। ठीक है ना? यह प्रसंग 1967 के विधानसभा चुनाव का है। चोमू नामक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी आमने सामने थी, लेकिन उस निर्वाचन क्षेत्र में एक गांव देवीसर में यह हुआ कि स्थानीय राजनीति का समीकरण कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी के चुनावी रणनीति से जाओल दो पार्टियां, एक कांग्रेस और दूसरी स्वतंत्र पार्टी।
ठीक है ना, विधानसभा का चुनाव था, दोनों पार्टियां आपस में माहौल बना रही थी। देवीसर में शेर सिंह नाम के एक व्यक्ति का दबदबा था, परंतु धीरे धीरे उसका भतीजा भीम सिंह ज्यादा लोकप्रिय होने लगा। हालांकि दोनों ही राजपूत थे, किंतु भीम सिंह ने पंचायत का प्रधान बनने के बाद अन्य समुदायों के बीच जगह बना ली। दरअसल उसने राजपूतों के अलावा गैर राजपूत समुदाय को जोड़कर एक नया राजनीतिक समीकरण तैयार कर डाला। भीम सिंह ने आसपास के गांव में ग्राम प्रधान पद के लिए कई उम्मीदवारों को समर्थन देने में घोषणा करके एक नया गठबंधन सा तैयार कर लिया। भीम सिंह इतने भर से संतुष्ट नहीं था। वह कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुवड़िया के पास प्रतिनिधि मंडल लेकर जा पहुंचा। उसने मुख्यमंत्री से इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश की कि आगामी विधानसभा चुनाव में उसके एक राजनीतिक सहयोगी को कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। मुख्यमंत्री सुगनिया ने भीम सिंह को समझाया कि ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। उल्टे उन्होंने भीम सिंह को अपने मनपसंद उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए राजी कर लिया। अब भीम सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए उम्मीदवार के लिए काम करने को कहा। दरअसल भीम सिंह यह बात भली भांति जानता था कि अगर कांग्रेसी उम्मीदवार जीत जाता है तो उसका मंत्री बनना तय है, और उसके मंत्री बनने का अर्थ है कि भीम सिंह मंत्री के साथ सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है। मतलब तुम ये देखना कि भीम सिंह जो था ये राजपूत था, समझ में आया ना, और ठीक ठाक लेवल की इसने जगह बना ली थी। जनता की नजर में क्या आ रहा है, सामने वाला बंदा ऊपर जा रहा है, चलो बढ़िया है, सपोर्ट करते हैं इसका। इसका क्या था, इसके बाद हमारे कॉलर पे कोनो हाथ नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि इसका संबंध सीधे किससे है, मंत्री जी से है। यही सोचकर इसने कांग्रेस के जो मतलब मोहनलाल सुवड़िया ने जिसको कहा था समर्थन देने के लिए, ने उसको समर्थन दे दिया, जबकि खुद का उम्मीदवार लेके गया था समर्थन दिलवाने के लिए। शेर सिंह के पास स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार का साथ देने का और कोई चारा नहीं था। पार्टी का उम्मीदवार जागीरदार था। गांव में चुनाव प्रचार करने के दौरान शेर सिंह लोगों से कहता था कि जागीरदार गांव में स्कूल का निर्माण कराएगा और गांव के विकास के लिए अपनी जेब से पैसा लगाएगा। खैर, संक्षेप में देवीसर गांव में विधानसभा चुनाव में चाचा भतीजे खेमेबाजी में बदल गया। मतलब यहाँ पार्टियों के बीच चुनाव नहीं हो रहा था, अब यहाँ चाचा भतीजा के बीच चुनाव हो रहा था, क्योंकि चाचा था स्वतंत्र पार्टी में और भतीजा था कांग्रेस पार्टी में। ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र पार्टी वो तो पार्टियां हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में हर जगह चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ चाचा और भतीजा का मसला हो गया। ठीक है ना, आनंद चक्रवर्ती की पुस्तक अ विलेज इन चोमू असेंबली, ये लिखा कॉन्स्टिट्यूंसी इस राज्य मतलब इस राजस्थान पर आधारित। आइए गैर कांग्रेसी बात समझते हैं। यह सारी सही देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सके थी। विपक्ष दल जन विरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उनके वोट बढ़ जाने के कारण कांग्रेस सत्ताधीन है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधारा के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे कभी एकजुट हुए और उन्होंने कुछ राज्यों में कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया और अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल बनाया। माहौल बदल गया। जितने भी कांग्रेसवादी नेता थे, सॉरी गैर कांग्रेसवादी नेता थे, ये सब अपने अपनी पार्टी को मिलाकर के एक पार्टी बनाने का प्लान किए। इन्होंने कहा सब कुछ हो जाए लेकिन कांग्रेस के विपक्ष में आओ, कि सब अलग थलग होकर के कांग्रेस का सामना नहीं कर सकते। 1985 में कांग्रेस आई, तब तक इनको हवा नहीं लगी। सॉरी 1885, सॉरी एओहिम द्वारा एक कांग्रेस पार्टी की स्थापना कर दी गई थी मेरे भाई। समझ में, इनकी हवा नहीं थी तब तक वहां पे। समझ में आ रहा है ना। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक में कांग्रेस को सत्ता से हटाने का अवसर हाथ लग गया। मार्क्सवादी नेता मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीबों के खिलाफ गरीबों के हितों के खिलाफ है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना जरूरी है ताकि गरीबों के हक में लोकतंत्र वापस लाया जा सके। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है ना वो मतलब खुद की चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही है, गरीबों की चीजों पे उतना फोकस नहीं कर रही है, गरीबों की स्थिति पे उतना ज्यादा फोकस इसका नहीं है, और ये अलोकतंत्र जैसी स्थिति पैदा कर रही है। इसलिए जितने भी गैर कांग्रेस के नेता हैं वो सब इकट्ठा हो। गैर कांग्रेसी नेता की बात चल रही है, किसी पार्टी विशेष की चर्चा नहीं चल रही है। समझ में आया। चुनाव का जनादेश
व्यापक असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इसी माहौल में लोकसभा और विधानसभा के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदान का पहली बार नेहरू जी के बिना कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी जब से आजाद हुआ था। ठीक है ना। चुनाव के परिणामों में कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संकेत दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया, लेकिन उसके प्राप्त मतों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे और ना ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एसके पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष, बिहार के केवी साय और जैसे राजनीतिक दिग्गज को मुंह की खानी पड़ी थी। विधानसभा के चुनाव के परिणाम। वे प्रदेश जहां कांग्रेस 1967 विधानसभा के चुनाव का बहुमत मिला था, ये ब्लू वाला येलो वाला, रेड वाला, जहां वह प्रदेश जहां कांग्रेस को 97 विधानसभा बहुमत नहीं मिला था। मतलब एक तरीके से बोले तो गैर कांग्रेसी की सरकार। ठीक है। धीरे धीरे वर्चस्व खत्म हो रहा था। आइए, राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई थी, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे। ये पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना सकी। मद्रास प्रांत, अब जिसे तमिलनाडु कहा जाता है, में एक क्षेत्रीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व करके सत्ता में आई थी। आज भी वहां इस चीज का चलता है। कसगम है, भाई इसमें अंगा लिखा है, का खा का घा अंगा हो सकता है। यहाँ के कई छात्र हिंदी की राजभाषा के रूप में केंद्र के द्वारा अपने ऊपर थोपने का विरोध कर रहे थे और डीएमके ने उनके इस विरोध को नेतृत्व प्रदान किया। चुनावी इतिहास में यह पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसी दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला था। अन्य 8 राज्यों में विभिन्न कांग्रेसी दलों की गठबंधन की सरकार बनी थी। उस समय आम तौर पर कहा जाता था कि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन में बैठो तो यह ट्रेन अपने पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर नहीं गुजरेगी। समझ में आ रहा है ना। ये था तगड़ा मजाक बनाने का तरीका। लोग कांग्रेस को सत्ताहीन देखने के लिए अभ्यस्त थे और उनके लिए एक विचित्र अनुभव था। तो क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया? हाँ, चलते रहोगे। आई अब आते गठबंधन पर। 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना सामने आई। चूंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में 2 समाजवादी पार्टी एसएसपी और पीएसपी भी शामिल थी। इसके अलावा इस सरकार में वामपंथी सीपीआई और दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल थे। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इसमें उस वक्त के 2 परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाली दल संत ग्रुप तथा मास्टर ग्रुप शामिल थे। इसके साथ सरकार में 2 साम्यवादी दल सीपीआई, सीपीआईएम, एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल थे।
जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी एक तरफ और कांग्रेस एक तरफ। विचार करो कि कांग्रेस का कितना तगड़ा वर्चस्व रहा हो। समझ में आया? अब आते हैं दल बदल पर। 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी है। इनमें सॉरी इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े तो जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। दल बदल का मतलब होता है मेरे भाई, मान लीजिए ये बंदा ए है, ये बी है, ये पार्टी नंबर 1 है, ये पार्टी नंबर 2 है। ए जो है ये पार्टी नंबर 1 का चुनाव चिन्ह लेकिन चुनाव लड़ा। पार्टी नंबर 1 का चुनाव चिन्ह दिखाकर ये चुनाव जीत गया। जब ये चुनाव जीत गया ना तो चला गया पार्टी 2 में। 1 मिनट के लिए हम मान सकते हैं कि जो ये उम्मीदवार था इसके कुछ ना कुछ वोट रहे होंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्या इस 1 नंबर पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं रहा होगा? इस 1 नंबर पार्टी की वजह से भी इसको वोट मिला होगा। फिर तो इस 1 नंबर पार्टी के साथ गलत हुआ यार। अगर यही 1 नंबर 2 नंबर की तरफ से चुनाव लड़ता तो 2 नंबर का कुछ वोट मिलता 2 नंबर की वजह से, और कुछ वोट ए की वजह से खुद मिलता इसको अपने व्यक्तिगत की वजह से। इसका मतलब इसमें पार्टी का भी नुकसान हुआ। तो हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए एक कानून लगा था ना 1985 में, दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन अनुसूची 10। ठीक है ना? 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों में 3 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों को बहाल करने का अहम भूमिका निभाई। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की इस अदल बदल से आया राम गया राम का जुमला मशहूर हुआ। पढ़िए आया राम गया राम की कहानी क्या है। विधायकों द्वारा तुरंत तुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत के राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। 1967 के चुनाव के बाद हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने राजनीतिक निष्ठा बदलने के लिए जैसे एक कीर्तिमान ही स्थापित कर दिया था। उन्होंने एक पखवाड़े के अंदर 3 दफा पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस के यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे, फिर कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। ये तो वही वाला सीन हो गया है, कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जा रहा है, यहाँ बोलो भारत में समोसा ठंडा है, चला गया पाकिस्तान, है तुम्हारे समोसे में आलू ही नहीं है। फिर आया भारत, अरे तुम्हारे समोसे में आलू है लेकिन सड़ी हुई है, फिर चला गया पाकिस्तान। समझ में आ रहा ना? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था इसका। इससे पार्टी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक ही सांसद या विधायक ऊपर नीचे हुए ना, पार्टी पर बहुमत खो देती है। समझ में आया ना? कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र ने उन्हें लेकर चंडीगढ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने घोषणा की, गया राम था अब आया राम है। गयालाल की इस गड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले से हमेशा के लिए दर्ज कर लिया गया है। उनकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून बने। बाद के समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। अब आते हैं कांग्रेस विभाजन पे मेरे भाई। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद केंद्र में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल था, साथ ही अनेक राज्यों में इस पार्टी के साथ सत्ता जाती रही। सबसे महत्वपूर्ण बात कि चुनाव के नतीजे साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। केवल इस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस को छोड़ के और कोई विकल्प अभी लोगों के पास नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो एक सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। समझ में आया? इंदिरा बनाम सिंडिकेट। पहले सिंडिकेट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ लिखा कांग्रेस सिंडिकेट, अगले पेज को।
कांग्रेस सिंडिकेट मतलब कांग्रेसी नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट नाम से इंगित किया जाता है। इस समूह के नेताओं का पार्टी के गठबंधन पर नियंत्रण था। सिंडिकेट के अगुआ मद्रास प्रांत के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके के कामराज थे। इसमें प्रांतों के ताकतवर नेता जैसे मुंबई सिटी अब मुंबई के एस के पाटिल, मैसूर अब कर्नाटक के एस निंजलीगप्पा, आंध्र प्रदेश के एन संजीव रेड्डी और पश्चिम बंगाल के अतुल्य घोष शामिल थे। लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद इंदिरा गांधी दोनों ही सिंडिकेट की सहायता से प्रधानमंत्री पद पर आरूढ़ हुए। सिंडिकेट कांग्रेस सिंडिकेट का मतलब होता है वरिष्ठ नेताओं का एक गढ़ या वरिष्ठ नेताओं का एक समूह जो किसी को भी चुनाव में हरा दे या किसी को भी चुनाव में जिता दे। इंदिरा गांधी के पहले मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही। इसने तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के विभाजन के बाद सिंडिकेट के नेताओं और उनके प्रति निष्ठावान कांग्रेस ओ में ही रहे। चूंकि इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ही लोकप्रिय की कसौटी सफलता रही, इसलिए भारतीय राजनीति की ये बड़े और ताकतवर नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए। पार्टी दो लोगों में बट गई। समझ में आया? थोड़ा सा ऊपर पढ़ने का प्रयास करते हैं। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद की पार्टी के भीतर मिली थी। उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के रूप में नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया गया था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी। बहरहाल इंदिरा गांधी की सरकार और पार्टी के भीतर खुद मुकाम बनाना शुरू कर दिया, जैसे आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा ने बनाना शुरू किया था। ठीक है ना। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी के बाहर लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से होकर सिंडिकेट के हाशिए पर ला खड़ा कर दिया। इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें सिंडिकेट के प्रभाव में स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी हासिल करना था। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारात्मक संघर्ष में बदल दिया। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 के मई कांग्रेस कार्य समिति में उनके प्रभाव से 10 सूत्री कार्यक्रम अपनाया गया। यह कार्यक्रम में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के लिए प्रावधान शामिल था। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। मतलब जो भी चीजें इंदिरा गांधी कर रही थी, ठीक है ना, 10 सूत्री जो भी नियम लेकर आई थी, इससे काफी हद तक सपोर्ट तो मिला था, लेकिन कहीं न कहीं इनका विरोध भी हो रहा था। राष्ट्रपति के चुनाव 1969। ये रहे महाराज बीबी गिरी। इनके बारे में यूपीएससी वाले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इनके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। 1994 से 1980 यूपीएससी 2.0 भी इस बार पढ़ चुकी है ना बीबी गिरी के बारे में। हाँ, 1969-1974 तक भारत के राष्ट्रपति, कांग्रेस नेता एवं आंध्र प्रदेश के मजदूर नेता, सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल के श्रम मंत्री, उत्तर प्रदेश, केरल, मैसूर, कर्नाटक राज्यपाल, उपराष्ट्रपति 1961-69 एवं राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकारी राष्ट्रपति, इस्तीफा एवं राष्ट्रपति चुनाव में स्वतंत्र प्रत्याशी, राष्ट्रपति के चुनाव में इंदिरा गांधी समर्थन से विजयी। राष्ट्रपति का चुनाव 1969। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव में सामने खुलकर आई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण इस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। यही सिंडिकेट जो इंदिरा गांधी को कभी प्रधानमंत्री बनाने में हेल्प की थी, कभी लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में हेल्प की थी नेहरू जी की मृत्यु के बाद।
आज यही पार्टी इंदिरा गांधी के विपक्ष में जाकर के अपने सिंडिकेट से, ठीक है ना, अध्यक्ष को खड़ा करे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, जबकि इसमें इंदिरा गांधी की असहमति थी। मतलब आने वाले टाइम में इंदिरा गांधी सिंडिकेट से ठीक ठाक लेवल का दुख ले रही है। समझ में आ रहा है ना? मतलब धीरे धीरे उनकी विरोधी हो रही है। एन संजीव रेड्डी ने इंदिरा गांधी की बहुत दिनों तक राजनीतिक अनबन चली आ रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रीवी पर्स, ध्यान रखिएगा, ये इनका निर्णय थोड़ा सा दुखदायी था इनके लिए। चैप्टर 1 जब हम पढ़ा तब आपको बताए थे हम इसके बारे में, ठीक है ना। उनको राजाओं को विशेषाधिकार दिया गया था जब उनका विलय कराया जा रहा था, ठीक है ना। समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई की सरकार ने किनारा कर लिया। गुजरे वक्त में कांग्रेस के भीतर इस तरह मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत आजमा ली जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निंजलीगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी को ही वोट डाले। इंदिरा गांधी के समर्थन गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। वीवी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने के लिए कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी को भी वोट डाल सकते थे। आखिरकार राष्ट्रपति के पद के चुनाव में वीवी गिरी भी विजयी हुए, स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पार्टी की निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई करने वाले कांग्रेसी खेमे को कांग्रेसी ऑर्गेनाइजर और इंदिरा गांधी की अगुवाई करने वाले खेमे को कांग्रेसी की क्या लिखा है, हाँ, रिक्विजिनेशन इसमें आएगा। ऑर्गेनाइजर मतलब कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, दो पार्टियां बनेंगी। एक कांग्रेस और, ठीक है, जो सिंडिकेट की अगुवाई कर रहा था, और एक कांग्रेस ओ जो मतलब इसमें सिंडिकेट कर रहा था, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन वाला, और कांग्रेस आर, ठीक है ना, जिसमें मतलब इंदिरा गांधी जी अगुवाई कर रहे थे इसकी। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस कहा जाता था। नई कांग्रेस जो अध्यक्ष मतलब जो अगुवाई कर रहे थे वो इंदिरा गांधी थी, और पुरानी वाली कांग्रेस का सिंडिकेट था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया। अभी हम लोग प्रीवी पर्स के बारे में ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है ना, पहले एक बार इसको खत्म कर। उन्होंने इस समाजवादी और पुरातन पंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों की तरफदारी करने के बीच लड़ाई का करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारी मतलब जो दो पार्टी दो लोगों में ये टूट गई, एक तो समाजवादी और दूसरा पुरातन पंथी, दो लोगों में ये पार्टी टूटी हुई है। एक जो अमीरों की तरफदारी कर रही है और दूसरी जो गरीबों की हिमायती दे रही है। गरीबों की हिमायती देने वाले पार्टी कांग्रेस आर को बताया, और अमीरों की तरफदारी करने वाली पार्टी को कांग्रेस ओ को बताया। समझ में आया? आइए प्रीवी पर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि ये इजी है प्रीवी पर्स के बारे में, बस आपको समझना है इसके बारे में। पहले अध्याय में आपने देशी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ाया था, बहुत बढ़िया। देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में पहले ही सरकार के आश्वासन दिया था कि रियासतों का तत्कालीन शासक परिवार के निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार मानकर तय किए जाएंगे कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई। उस वक्त देश की एकता और अखंडता प्रमुख लक्ष्य था।
मतलब उस समय जो भी चीजें हुई ना, जो भी राजाओं महाराजाओं को दी जा रही थी, बाकी जो भी चीजें की जा रही थी, उससे बहुत ज्यादा मतलब उनका विरोध नहीं हो रहा था, क्योंकि उस समय दो चीजें ज्यादा जरूरी थी, एकता और अखंडता। और किसी भी क्षेत्रीय लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था। ये पहले चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय दोनों सिद्धांतों से मेल खाते हैं। नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना संतोष जताया। 1967 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रिवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रिवी पर्स की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। मोरारजी देसाई प्रिवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। ये पहले चैप्टर में आपको बताए थे, ठीक है। हालांकि वहां हमने नाम गलत ही लिया था, जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। वहां बाद में हमने सही किया था, उसको मोरारजी देसाई ने ये बात कही थी। प्रिवी पर्स को खत्म करने के लिए सरकार ने 1917 में संशोधन किए प्रयास किया, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्होंने जहां समर्थन खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान संशोधन हुआ और इस तरह प्रिवी पर्स की समाप्ति की राह मतलब धीरे धीरे अड़चने खत्म हो गई। कहने का मतलब 1971 में इन्होंने यही मुद्दा उठा करके चुनाव जीता था, समझ में आया ना। और जब इन्होंने चुनाव जीता तो मतलब जब चुनाव ठीक ठाक लेवल पे जीत गई, इससे आने वाली अड़चने जो थी इस कानून को लागू करने में वो खत्म हो गई। समझ में आया, आगे चले। हाँ भैया, बहुत बढ़िया। आते 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना, माहौल बनेगा फिर से कांग्रेस का। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत आ गई थी। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार में सत्ता बनी। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन का जबरदस्त अभियान चलाया। इसी टाइम में जो विपक्षी दल के नेता थे उन्होंने एक बात कही थी कि मतलब जो पार्टी अभी सत्ता में है, जो सत्ता वाली पार्टी है, अगर ये चुनाव जीत गई थी, एक ऐसा संविधान संशोधन करेगी जिससे आपकी निजी संपत्तियां आपकी नहीं रह जाएंगी, सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएंगी। जबकि इस बात का संशोधन नहीं था। संशोधन इस बात का था जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी ही रहेगी, ठीक है ना। लेकिन ये प्रॉपर्टी मूल अधिकार ना होकर के क्या होगी, कानूनी अधिकार होगी। और इसको उठा करके 300 के कम में भेज दिया गया था। 19 में भी ये प्रावधान है और 31 में भी ये प्रावधान है, ठीक है ना। 31 में पैतृक संपत्ति है और 19 के लास्ट 19 के 6 वाले में पैतृक अधिक संपत्ति है, ठीक है ना। आइए फिफ्थ में या सिक्स्थ में, खैर जो भी था आप देख लीजिएगा, था लेकिन 19 में, ठीक है ना। उन्होंने भूमि परमिशन के कुछ और कानून भी बनवाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने और कार्यक्रमों में पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार 1970 में के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1970 में फरवरी माह में हुए। मुकाबला मुकाबला लेना, ओ हो लेना, जो भी है हमारे यहाँ मुकाबला लेना हो। मुका नचनिए बन जाए अब, कैसी बनवा रहे हो। चलिए, चुनावी मुकाबला कांग्रेस, और ध्यान समझिएगा, कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ता था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होते हुई पार्टी का हिस्सा थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठित ताकत कांग्रेस ओ के पास है, क्योंकि ओ वाली कौन सी थी, सिंडिकेट वाली, और आर वाली इंदिरा गांधी वाली। तो लोगों को लगता है असली पावर किसके पास है,
कांग्रेस ओ के पास के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्ष पार्टियों एक चुनाव गठबंधन मिल गया था। ऑनलाइन वाले एक मिनट मेरे भाई वेट करना। कितने चैप्टर हो गए? 6 हो गए, मतलब अगले संडे को खत्म हो जाएगी एनसीईआरटी। विद्या कसम तुम तो रहने ही दो। चलिए अगले संडे को एनसीईआरटी खत्म करते हैं, ठीक है ना? अभी जितना हो पाए बढ़िया है। हाँ भैया ऑनलाइन वालों कुछ क्लास 10 वालों से बात करनी थी भाई, एनसीईआरटी खत्म करने आए थे, ठीक है ना? काफी हद तक बेचारों ने खींचा। सुबह जेई की मैथ भी पढ़ रहे थे, वरना खींच जाती एनसीईआरटी का चैप्टर रहू, ठीक है ना? खैर एनसीईआरटी के 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री सॉरी ट्रायंगल और स्टैट्स, ठीक है ना? उसके बाद एनसीईआरटी हम लोग की पूरी खत्म हो जाएगी मैथ की। और साइंस में 2 चैप्टर बचे हुए हैं, 2 चैप्टर उसमें इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट बचा हुआ है, और कार्बन कंपाउंड बचा हुआ है, ठीक है ना? 2-3 चैप्टर खत्म होने के बाद साइंस भी खत्म हो जाएगी, इसलिए हम लोग 1 जुलाई से नया बैच लेके आएंगे। खैर अभी आज ये लोग एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करने आए थे, बेचारे सुबह से यहीं पड़े हुए हैं, 7 से 12, 2 से 6। खैर हमने 2 बजे बहुत धूप थी आज, लेकिन ना एकदम चनचनाटी धूप थी, रेनू मैम काली हो गई आज। अब बताओ राष्ट्रपति इनसे शादी करेंगे? राष्ट्रपति ध्यान रखना, मैं देश के राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रपति इनका पड़ोसी है, उसका नाम राष्ट्रपति है, समझ में आ रहा है ना? कहीं आप समझे कि देश के राष्ट्रपति की बात हो रही है। चलिए इसे ग्रेट अलियांस कहा गया था। इसने इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन कर दी थी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी, भारतीय जनसंघ बीजेएस, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल बीकेएस चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए थे। शासक दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के साथ गठजोड़ किया। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था, एक एजेंडा और कार्यक्रम था, ग्रेट अलियांस अलायंस सॉरी क्या पढ़ रहे थे आप? छोड़ अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक शक्ल प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति, प्रीवर्ष की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन, किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, बेरोजगार, नौजवान के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति था। इसके सहारे वे अपने देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहते थे। परिणाम और उसके बाद 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनाव को करवाने का फैसला। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल न कर सकी। इस गठबंधन को लोकसभा में 375 सीटें मिली। इसने कुल 48.4% वोट हासिल किए। अकेले इंदिरा गांधी की आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा को अगुवाई करने वाली कांग्रेस के दावे को साबित किया कि वही असली कांग्रेस है और उन्हें भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया। विपक्षी ग्रेट अलायंस धराशायी हो गया। इस महाजोट में 60 से भी कम सीटें मिली।
बनी कौन सी नहीं कुछ ऐसी नहीं इंदिरा गांधी की पार्टी को कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस कितना होगा? एक मिनट, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों को डाउट आ गया मेरे भाई। इस गठबंधन, एक मिनट, कांग्रेस और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल नहीं कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली थी और इसने कुल 48.4% वोट हासिल किए थे। अकेले इंदिरा गांधी कांग्रेस आर ने 352 सीटें मिली और 44% वोट हासिल किए। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ करें। इस पार्टी के महारथी, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसका 1/4 वोट, भाई मेरे, ये कांग्रेस ओ और पार्टी आर की बात हो रही है। क्या एक ही पार्टी थी विपक्ष में? एक ही पार्टी थी विपक्ष में? फिर कुछ लाइनियां पढ़ो ना, इसमें लिखा गया है कि अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। अब यहां केवल पार्टी ओ की बात हो रही, कांग्रेस ओ की बात हो रही, बाकी की बात नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? आगे 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ था। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके थे। 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं को इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबी और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर तथा बाहर उनके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अभी जनता युद्ध से हुए नुकसान के बारे में परिचित नहीं थी। अब अमेरिका कुछ कुछ प्रतिबंध लगाएगा, सामान देना कम करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगा, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी तो बाकी की चीजों की कीमत बढ़ेगी, बाकी चीजों की कीमत बढ़ेगी और भारत का रुपया वैसे ही डॉलर की अपेक्षा 5 से 7 हो चुका था, बढ़ के आ चुके हैं। अब जीवन में दुख आएगा। अब तक तो मोजा ही मोजा चल रहा था। समझ में आया? कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी। राज्य स्तर पर के चुनाव में भी इन दोनों जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। साम्राज्य के विभिन्न वर्गों में लोकप्रिय थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी। कांग्रेस की पुनर्स्थापना। बहरहाल कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना का क्या मतलब निकलता है? इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेसी और पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों से नए तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी की लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था। फिर से वही मुकाम हासिल कर लिया इंदिरा गांधी ने जो नेहरू जी के टाइम पे था। लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रिय पार्टी पर आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब वह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी को सामाजिक वर्गों जैसे महिला, दलित, गरीब, आदिवासी, अल्पसंख्यक पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर
लेकिन कांग्रेस प्रणाली को को बदल कर, पहले था कि इसमें एक तरफा वोट मिला था सबको, अब इसमें अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ा गया था और अलग अलग चीज बोलकर जोड़ा गया था। महिला, नौजवान, दलित, किसान, सबके अलग अलग नाम दिए थे और सबको गवर्नमेंट से कुछ न कुछ अपेक्षाएं थी। समझ में आया कि नहीं आया? कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इस खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। जितनी ज्यादा हवाबाजी इन्होंने चुनाव में की थी, उतनी हवाबाजी के साथ लोगों के साथ पेश नहीं हो पाई, कि सबको ध्यान में रखना था और सबको ध्यान में रखने के लिए सबको साथ लेके चलना पड़ता है और सबको साथ लेके चलने के लिए पैसा खर्च होता है। पैसा आता कहाँ से? अभी अभी तो युद्ध से निकले थे, सब मुंह बाए खड़े थे कि हमको कुछ मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा, क्योंकि हम सब का वोट मांगा गया है और हम सबको कुछ न कुछ बोल के वोट मांगा गया। आप 2014 मोदी जी का कभी भाषण सुनिएगा, आपको लगेगा मोदी जी इस तरीके से बात कर रहे हैं ना, लग रहा है कि नेहरू जी के काल से कहीं ज्यादा बढ़िया अवसर आएगा इनके टाइम। सेम यही गलती, बेरोजगार को अलग संबोधित कर रहे हैं, महिला को अलग संबोधित कर रहे हैं, बुजुर्ग को अलग संबोधित कर रहे हैं और दलित को अलग संबोधित कर रहे हैं, सबको संबोधित कर रहे हैं। और जब सबको संबोधित कर रहे हैं तो सब मुंह बाए खड़े हैं, भैया हम कुछ, हम कुछ, हम कुछ, और सबके लिए उतर नहीं पाया ये। समझ में आया ना? सबके लिए उतरने के लिए एक अच्छा खासा विकल्प होना चाहिए और एक अच्छी खासी तैयारी होनी चाहिए, जो शायद धीरे धीरे चरमराती हुई अर्थव्यवस्था की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बीजेपी पार्टी की अब जबरदस्ती हो रही है। समझ में आ रहा है ना? चीजों में जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती सहो, इसको कैसे नहीं सहोगे? ये नहीं होना चाहिए किसी पार्टी को जनता के साथ। एक तबके को फायदा नहीं होना चाहिए कि 80-80 हजार करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं मेरे भाई। समझ में? जिसकी 80,000 सैलरी है, समझ में आ रहा? 3.5 करोड़ रुपये तो अपने बिटिया के यहाँ खर्च कर दिए 80,000 सैलरी के। 15-15 किलो सोना पकड़ा जा रहा है रेड मारने पे, जा रहा है ना? खैर गवर्नमेंट इन चीजों पे ध्यान दे, ठीक है ना? हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर थोप भी नहीं सकते हैं। समझ में आया ना? विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश और लामबंदी लगातार बढ़ती है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। यह तो कुछ ऐसा ही है कि कोई मकान की बुनियादी और छत बदल दे, फिर भी कहे कि मकान वही है। पुरानी और नई कांग्रेस में कौन सी चीज समान थी? समझ में आया ना? चैप्टर खत्म, ठीक है ना? पढ़ते रहिए आप लोग, ऐसे समझते रहिए, ठीक है ना? जहां कहीं भी डाउट आए हमसे मिलते रहिए। ऑनलाइन वालों आप कमेंट करते रहिए, जहां भी डाउट आ रहा है मेरे भाई, जिस टॉपिक में डाउट आ रहा है उसको हम अगले लेक्चर में लेने का प्रयास करें, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।